में हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ वी काउंट टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास कि हमें अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन काउंट करने हो, सपोज आपके पास एक सेट दे रखा है ए और एक सेट दे रखा है बी, और जो रिलेशन आपको डिफाइन करके दिया गया है ना, वो रिलेशन आपके पास डिफाइन करके दिया गया है ए से बी पे डिफाइन करके दिया है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो रिलेशन होते थे आर, हमारे पास ये देखिए हमने ऊपर डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास रिलेशन होता था आर, वो बेसिकली किसका सबसेट होता था। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि रिलेशन मेरे पास सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। और ये कब होगा, अगर रिलेशन आपके पास ए से बी पर डिफाइन करके दे रखा है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर भी तो यही सिचुएशन हम लेके चल रहे हैं। हमने क्या लिया है, हमने ये मान के चले हैं यहाँ पर कि ए और बी हमारे पास दो सेट है। ए की कार्डिनैलिटी m मान ली है और बी की कार्डिनैलिटी मैंने n मान ली है। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय कार्डिनैलिटी, मतलब ए के अंदर मेरे पास टोटल m एलिमेंट है और बी के अंदर मेरे पास टोटल n एलिमेंट है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास m एलिमेंट है और इसके अंदर हमारे पास n एलिमेंट है। एक रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया है ए से बी पे। तो मुझे बताना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। और हम पढ़कर आए थे कि आर हमारे पास सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, अगर रिलेशन मेरे पास ए से बी में डिफाइन कर रखे हैं तो। अब अगर मैं ये निकाल लूं, देखो ए क्रॉस बी मेरे पास ऑलरेडी एक सेट ही बनेगा, है ना, ये हम पीछे पढ़कर आए थे। और अगर मुझे ये पता चल जाए कि ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं, तो वहां से मैं ये भी तो बता सकती हूँ कि ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। दोनों बात सेम ही है, क्योंकि रिलेशन बेसिकली ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है। तो जितने नंबर ऑफ सबसेट मेरे पास ए क्रॉस बी की, इसमें मेरे पास जितने नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी के पास पॉसिबल होंगे, उतने ही मेरे पास नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल होंगे। अब देखना, ए की कार्डिनैलिटी m है, मान के चले, बी की कार्डिनैलिटी n है, तो ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी हमारे पास m n हो जाएगी। ये भी हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी मेरे पास m n हो जाएगी क्लियरली। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ सबसेट अगर मुझे पता करना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे पता करते हैं किसी भी सेट के, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास किसी भी सेट के बेसिकली वो पावर सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास निकालने का तरीका क्या होता है, 2 की पावर एम एन हो जाएगा। बेसिकली एम एन रिप्रेजेंट द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए क्रॉस बी। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास रिलेशन आएंगे यहाँ से, वो कितने हो जाएंगे ए से बी में, वो हमारे पास हो जाएंगे 2 raised to power m n, where m represent the cardinality of set A and B represent the cardinality of set B। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। पता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीछे एक पेपर में आया हुआ है, DSSB जाने किसी पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक निकल कर आता है वो आता है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, कि भाई क्या चीज है हमारे पास, क्या डोमेन बनेगी और क्या हमारे पास रेंज बनेगी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या होगा हमारे पास। उसने कहा कि मान लीजिए आर हमारे पास कोई भी एक रिलेशन दे रखा है जो सेट ए से सेट बी पे डिफाइन करके उसने दे रखा है। देन देखो, जैसे यहाँ पर मैं एक रिलेशन ले लेती हूँ आर, जो मेरा कहाँ से कहाँ डिफाइन है भाई, ए से बी में डिफाइन है। और मुझे पता है अगर रिलेशन ए से बी पे डिफाइन है तो बेसिकली आर के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो ए क्रॉस बी के एलिमेंट होंगे, क्योंकि आर हमारे पास सबसेट बनेगा ए क्रॉस बी का। तो आर के अंदर अगर ए क्रॉस बी के एलिमेंट होंगे तो पेयर की फॉर्म में आएंगे ना, ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट हमारे पास देखने को मिलेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी के में एलिमेंट क्योंकि इस तरीके से ही होते हैं, जहां पर ए मेरे पास बिलोंग कर रहा होगा पहले सेट से और बी बिलोंग कर रहा होगा मेरे पास सेकंड सेट बी से। अब यहाँ पर मुझे पता करना है कि मेरी रेंज क्या बनेगी, मेरा डोमेन क्या बनेगा। तो सिंपल सी बिल्कुल इजी सी बात है यहाँ पर ये समझने के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि जैसे आपने ये बता दिया कि भाई आपके पास ये रिलेशन बन रहा है, ठीक है, तो जब आप आर लिख दोगे तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट एलिमेंट होगा ना ए, ये मेरे पास कहलाएगा डोमेन, डोमेन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी की, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और जो ये बी है ये मेरे पास बेसिकली कहलाएगा रेंज। जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट होगा ना वो मेरे पास कहलाएगा डोमेन ऑफ द रिलेशन, और जो बी होगा जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो मेरे पास कहलाएगा रेंज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर।
ठीक है। अभी हम एक और चीज पढ़ेंगे कि रेंज, देखो रेंज और कोडोमेन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी कोडोमेन रेंज बन जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा ये नहीं होता कि कोडोमेन ही हमारी पूरी की पूरी रेंज हो जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज अभी हम समझते हैं, अभी इसी क्वेश्चन में समझते हैं। तो बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया है, अभी हमने ये डिस्कस किया है, यहाँ पर हमने ये समझा कि अगर मेरे पास कोई भी एक रिलेशन डिफाइन करके दे दे, अगर वो मुझे कोई भी एक रिलेशन डिफाइन करके दे दे, जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास एक आर उसने डिफाइन करके दे दिया, आर में एलिमेंट मेरे पास ए कोमा बी टाइप के आ रहे हैं, जहां पर ए मेरा पहला एलिमेंट है और बी मेरे पास दूसरा एलिमेंट दे रखा है। मतलब ए मेरे पास ए सेट से आ रहा है और बी हमारे पास दूसरे सेट बी से आ रहा है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है ना, जो हमारे पास ये पहला एलिमेंट होता है ए, ये मेरे पास कहलाता है डोमेन, डोमेन का मेंबर कहलाता है। और जो दूसरा एलिमेंट होता है ये मेरे पास रेंज कहलाता है, ये मेरे पास क्या कहलाता है, रेंज। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और इसे क्या बोल देते हैं, हम रेंज बोल देते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास डोमेन क्या होती है किसी रिलेशन की, और किसी रिलेशन की हमारे पास रेंज क्या होती है। अब हमारे पास है ना एक क्वेश्चन उठ के आता है, कोडोमेन क्या होती है फिर। देखिए जब आप एक रिलेशन यहाँ पर देखिए, जैसे आप मैंने यहाँ पर, हाँ इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर रिलेशन मैंने डिफाइन करके दे रखा है ए से बी में, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने रेंज डिफाइन की हुई है ना, वो रिलेशन हमने डिफाइन किया हुआ है। अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पर रिलेशन क्या बना है, यहाँ पर तो रिलेशन हमारे पास बना था 112439 और 49, वो 460। तो अगर मैं इस रिलेशन की डोमेन में लिखूं, तो इस रिलेशन की डोमेन क्या बनेगी, अभी हमने क्या पढ़ा, जो भी मेरे पास पहला एलिमेंट होगा ना पेयर के अंदर, जो भी पेयर में मेरे पास पहला एलिमेंट होगा वो मेरा डोमेन का पार्ट बनेगा। तो 1 बन गया, 2 बन गया, यहाँ से मेरे पास 3 बन जाएगा, यहाँ से मेरे पास ये 3 बनेगा, और यहाँ से ये मेरे पास 4 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास जो डोमेन बनेगी वो बनेगी 1 2 और 3 और 4। ठीक है, और जो मेरे पास रेंज बनेगी ना, वो क्या बनेगी, जो भी मेरे पास रिलेशन दे रखा है, रिलेशन में जो जो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो मेरी क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। मैं इसको रेड पेन से डिनोट कर रही हूँ, जैसे ये रेंज बना तो 1 लिख दिया, सेकंड पेयर में क्या है 4, तो ये 4 बना तो यहाँ 4 लिख दिया, अगला क्या दे रखा है 9, तो ये 9 बनेगा, उससे अगला क्या दे रखा है 16 दे रखा है भाई, तो यहाँ पर ये 16 बन जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, कि हमारे पास बेसिकली कोडोमेन क्या बनेगा, हमें क्या देखना है, कोडोमेन क्या बनेगा। तो देखिए जो आपके पास ए से बी पे जा रहा है आपका रिलेशन, तो ये पूरा जो है बी सेट होता है ना, इसे हम बोलते हैं कोडोमेन, इसे हम क्या बोल देते हैं, कोडोमेन बोल देते हैं। तो कोडोमेन मेरे पास पूरा का पूरा बी सेट बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 4 9 16 और 20। ठीक है, और रेंज मेरे पास क्या बनेगा, रेंज बनेगा जो आपके पास रिलेशन में एलिमेंट आ गए, आपने बारी बारी एक एक ऑर्डर्ड पेयर को उठाया, ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट होता है वो रेंज बनेगा। तो यहाँ से बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा रेंज होगा वो किसका सबसेट होगा, वो बेसिकली कोडोमेन का सबसेट हो जाएगा। रेंज मेरा किसका सबसेट हो जाएगा, कोडोमेन का सबसेट हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि रेंज मेरा कोडोमेन के इक्वल हो जाए, इट कैन बी पॉसिबल, पता नहीं वो क्या रिलेशन डिफाइन करके दे दे जिससे रेंज मेरा कोडोमेन के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो हमने तीन चीजों के बारे में डिस्कस कर दिया कि व्हाट डू वी मीन बाय डोमेन, व्हाट डू वी मीन बाय कोडोमेन, और व्हाट डू वी मीन बाय रेंज ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एक और क्वेश्चन ले रखा है, यहाँ पर मैंने एक सेट लिया है ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 7 9, और दूसरा सेट ले रखा है बी के अंदर एलिमेंट बेसिकली दे रखे हैं 2 3 6 8। मैंने एक रिलेशन यहाँ पर डिफाइन कर दिया, रिलेशन में पहला एलिमेंट 1 2, सेकंड एलिमेंट 2 3, उससे अगला एलिमेंट 3 3, और उससे अगला एलिमेंट 7 6 यहाँ पर डिफाइन करके दे रखा है। तो मुझे पूछा गया है कि इसकी डोमेन रेंज और कोडोमेन के बारे में मुझे बताना है। अगर मुझे यहाँ पे डोमेन रेंज और कोडोमेन के बारे में बताना है तो उसके बारे में हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो हमने पढ़ा कि जो भी मेरे पास एक रिलेशन डिफाइन करके दे रखा होता है, रिलेशन में मेरे पास बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, तो उन ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है यहाँ पे 1 2 3 और ये 7 हो गया, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, बेसिकली डोमेन कहलाएगा। ठीक है, और जो सेकेंड एलिमेंट हमारे पास आते हैं उसको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ,
इस वाले कलर से। जो ये सेकंड एलिमेंट आते हैं, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया और 6 आ गया। देखो सेट में रिपीटेशन तो अलाउड नहीं होती, क्योंकि है तो ये किसी सेट के ही मेंबर ना, बी के ही मेंबर होंगे रेंज में आ रहे हैं तो। और 3 3 को बार बार नहीं लिखते, क्योंकि सेट में रिपीटेशन का जैसा कोई मीनिंग ही नहीं होता। तो इसकी रेंज जो बनेगी वो हमारे पास 2 3 6 बनेगी। लेकिन अगर इसकी कोडोमेन की बात करी जाए तो पूरा का पूरा बी सेट इसकी क्या बनेगा, कोडोमेन बनेगा, क्योंकि ये रिलेशन मेरा ए से बी पे डिफाइन करके दिया गया है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन हमारे पास क्या क्या होती हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आ रहा है रिलेशन ऑफ अ ऑन अ सेट। मतलब अगर हम रिलेशन किसी सेट पे, एक ही सेट पे डिफाइन कर रहे हैं तो देखिए, रिलेशन अगर सेम सेट से सेम सेट पे डिफाइन करके दिया गया है तो, अगर रिलेशन इस तरीके से डिफाइन कर दे तो, ए से ए पर ही डिफाइन कर दे तो, अभी हमने पढ़ रहे थे कि ए से बी दोनों सेट अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट हो तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने निकलेंगे वो हमने सीख लिया। लेकिन सपोज कर लीजिए ए हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है उसने, देन ए रिलेशन आर जो सेट ए से खुद पे ही डिफाइन करके दे रखा हो, तो उसे हम कहते हैं कि इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन सेट ए। बस बेसिकली ए से ए पे, ये इसी का ही जैसा है, बस इसका नाम इस तरीके से डिफाइन कर दिया। ये सेम इसी तरीके से हम काउंट कर लेंगे कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, सेम प्रोसीजर, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। यहाँ से हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट होएगा। ये देखिए, पहले जिसमें आता है मेरे पास इनवर्स रिलेशन क्या होता है। तो देखिए इनवर्स रिलेशन हमारे पास क्या होता है, इसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक रिलेशन आपके पास डिफाइन करके दे रखा है ए से बी पर। तो अगर रिलेशन ए से बी में एलिमेंट बी ए से बी पर दे रखा है, तो रिलेशन में हमारे पास जो एलिमेंट देखने को मिलेंगे वो किस तरीके से देखने को मिलेंगे, ए से बी पे देख ए कोमा बी देखने को मिलेंगे पेयर। जहां पर फर्स्ट पेयर मेरा एक सेट ए से आ रहा होगा, और जो सेकंड पेयर है जो सॉरी सेकंड जो ये पेयर है, पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो मेरे पास सेट बी से आ रहा होगा। पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो ए से आ रहा होगा, और पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से आ रहा होगा, अगर रिलेशन मेरा ए से बी पे डिफाइन करके दिया गया है तो। सपोज कर लीजिए कि अगर मैं इस पे इनवर्स रिलेशन की बात करूं, तो इनवर्स रिलेशन में कुछ भी नहीं होता, सिंपल सी एक बात हो जाती है कि उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम आर इनवर्स से। इसमें इसको उलट दीजिए, मतलब इसको इस तरीके से लिख दीजिए बी कोमा ए, सच दैट इस बार क्या हो जाएगा, बी हमारे पास कहाँ से आ रहा होगा। देखो इनवर्स रिलेशन के लिए पहले रिलेशन होना चाहिए। मान ली इनवर्स रिलेशन ऐसे नहीं किसी भी रिलेशन की बात करोगे, इनवर्स तभी फाइंड करोगे जब आपको आर गिवन करके दे रखा होगा। तो उसने देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कि ए बी आपके पास सपोज कर लीजिए दो सेट है, और आर मैंने कोई भी एक रिलेशन डिफाइन करके दे दिया ए से बी पे। तो जो इनवर्स होगा ना आर का, वो डिनोट होगा बाय आर इनवर्स से फ्रॉम बी से ए पे। मतलब अगर आपको एक ऑलरेडी प्री आपको बताया हुआ है कि एक रिलेशन है जो ए से बी में डिफाइन करके है, तो आर इनवर्स बेसिकली कहाँ से कहाँ डिफाइन हो जाएगा, बी से ए में डिफाइन हो जाएगा। और जो आर इनवर्स में एलिमेंट देखने को मिलेंगे वो बी ए कोमा टाइप के देखने, बी कोमा ए मतलब ये पेयर देखने को मिलेंगे जब हमारे पास ए बी ऑलरेडी आर के अंदर बिलोंग कर रहा होगा तब। ठीक है, जब हमारे पास रिलेशन होगा तब हम आर इनवर्स की बात करेंगे। रिलेशन अगर आपके पास ए से बी पे डिफाइन करके दे रखा है तो आर इनवर्स बेसिकली जो इनवर्स रिलेशन होगा वो बी से ए पे डिफाइन करके दे दिया जाएगा। इसके देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, यहाँ पे उनको समझते हैं। जैसे एक रिलेशन हमारे पास दे रखा है एक सेट ए पर, और ये दूसरा बी, ए से बी पर रिलेशन मेरे को डिफाइन करके दे रखा है। और उसने रिलेशन क्या डिफाइन करके दिया, 1 3 1 5 2 1। ठीक है, ये दे दिया, रिलेशन ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। देन वी आर टॉक अबाउट द इनवर्स रिलेशन, तभी मैं आर इनवर्स की बात कर सकती हूँ। आर इनवर्स मेरे पास क्या कहलाएगा, 1 3 का जब मैं उल्टा करूंगी, 1 3 का जब मैं उल्टा करूंगी मतलब इसको रेसिप मतलब ऐसे बोल दो, इसकी पोजीशन को चेंज कर देना है। 1 3 को जब करेंगे तो 3 1 हो जाएगा, 1 5 को करेंगे तो यहाँ पे 5 1 हो जाएगा, 2 1 को करेंगे तो यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मुझे एक और बात देखने को नहीं मिल रही, यहाँ से मैं इनवर्स रिलेशन में ये भी तो कह सकती हूँ कि इनवर्स, देखो पहले एक बात देखना, जो ये आर था डोमेन मेरे पास किसकी, आर की, कि डोमेन में मेरे पास आर के में कौन कौन से एलिमेंट थे। अभी मैंने बताया कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो हमारे पास डोमेन कहलाएगा रिलेशन की। तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट, रिलेशन की डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 और 2। इन द सेम मैनर जो हमारे पास रेंज निकलेगी
जो रेंज आएगी हमारे पास आर की, उसमें कौन कौन से एलिमेंट देखने को मिलेंगे, अभी हमने डिस्कस किया, जो ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा वो हमारे पास रेंज कहलाएगा। तो इसकी रेंज में क्या आएगा, 3, 5 और 1 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 3, 5, 1 लिख देंगे। ये तो मैंने बात कर ली डोमेन और रेंज किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। अब मैं जरा बात करती हूँ डोमेन ऑफ आर इनवर्स की। मैं किसके रिस्पेक्ट में बात करती हूँ, डोमेन ऑफ आर इनवर्स के रिस्पेक्ट में बात करती हूँ। तो जो मेरे पास डोमेन और आर इनवर्स की आएगी, सेम उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे जैसे भी हम फाइंड कर रहे थे कि, तो डोमेन ऑफ मेरे पास आर इनवर्स की, तो वो क्या कहलाएगी मेरे पास, वो मेरे पास क्या, तो डोमेन ऑफ मेरे पास आर इनवर्स की कहलाएगी। अगेन सेम तरीके से जो भी मेरे पास ये ऑर्डर्ड पेयर दे रखी है, इसमें जो पहला एलिमेंट है 3, 5, 1, तो इसकी डोमेन में क्या एलिमेंट आएंगे, 1, 3, 5 है, 3, 5, 1। हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्यों डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जैसे अगर मैं 1, 3, 5 लिख दूं, 3, 5, 1 लिख दूं, या 5, 1, 3 लिख दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सेट में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता। जैसे वन, ये वाली चीज और ये वाली चीज बेसिकली दोनों एक ही चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये कहने का मतलब, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता, पोजीशन कहीं भी लिख सकते, एलिमेंट सेम होने चाहिए जो लिख रहे हो। ठीक है, उनकी पोजीशन क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन द सेम मैनर जब आप इसकी रेंज निकालने जाओगे आर इनवर्स की, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो देखिए, जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज कहलाएगा, तो सेकंड एलिमेंट में क्या एलिमेंट आएंगे, 1 और 2 आ जाएंगे। तो यहाँ से बेसिकली हम क्या सीखने का प्रयास कर रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब हम आर और आर इनवर्स की बात करते हैं, जब हम आर और आर इनवर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास ये निकल कर आता है कि जो डोमेन मेरे पास आर की है, जो मेरे पास डोमेन है आर की, वो बेसिकली रेंज बन जाती है। रेंज किसकी बन जाती है, आर इनवर्स की। और जो मेरे पास रेंज है किसकी, आर की, वो बेसिकली मेरे पास क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है आर इनवर्स की। यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट निकल कर आता है, इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे पास है ना इंपॉर्टेंट कुछ रिलेशन स्टार्ट हो रहे हैं। पेपर में इनके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वन बाय वन करके जल्दी से इनको समझते हैं, इजी से है, इनमें कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल है भी नहीं, पहले भी पढ़ रखे हैं हमने। तो देखो फर्स्ट हमारे पास जो निकल कर आता है, वो हमारे पास निकल कर आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि मान लीजिए एक सेट दे रखा है आपके पास, एक सेट दे दिया ए, और उसने आपके उस पे आपने आइडेंटिटी रिलेशन को डिफाइन किया, या कोई भी रिलेशन को आपने डिफाइन किया, तो आप कहोगे कि वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा अगर हर एलिमेंट ऑफ ए का सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ ही रिलेट करेगा, बाकी किसी के साथ रिलेट नहीं करेगा। मतलब क्या, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 1 का 1 के साथ होगा, 2 का 2 के साथ होगा, 3, मतलब इसमें मतलब यही तो है कि 1 1 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 3 3 के साथ। मतलब जब रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके के एलिमेंट देखने को मिलेंगे, ए कोमा ए टाइप के ही एलिमेंट देखने को मिलेंगे, और वो सभी ए जो भी जिस सेट पे डिफाइन करके दे रखा है ना, उस सेट में वो आप देखोगे कि अच्छा ये इस सेट पे डिफाइन करके दे रखा है, और इस सेट के ऊपर एक रिलेशन उसने डिफाइन करके दिया, फिर आप रिलेशन के पास जाओगे, आप रिलेशन को देखोगे, अच्छा ए के पास जितने भी एलिमेंट है, क्या उनके लिए दो जो पेयर है उसमें दोनों में सेम एलिमेंट है या नहीं। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 1 2 3, तो 1 2 3 में मैंने देखा क्या 1 1 है, हाँ है, 2 2 है, हाँ है, 3 3 है, हाँ है, इसके अलावा कुछ और तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, और हर एलिमेंट खुद के साथ है, हाँ है, तो फिर वो मेरे पास कैसा हो जाता है, रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन हमारे पास यूनिक ही मिलता है, अगर मिलता है, ऐसा नहीं है दो दो आइडेंटिटी रिलेशन मिलेंगे, एक ही मिलता है। ठीक है, ये अभी हम अभी डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है इनके बारे में, देन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस रिलेशन के बारे में। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, हम अभी जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो हमने ना रिलेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था बहुत अच्छे से, और जब हम रिलेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो रिलेशन हमारे पास आया था कि हम किसी को भी रिलेशन कहते हैं अगर वो एक रोज बी का सबसेट होता है तो, अगर रिलेशन मेरे पास ए से बी में डिफाइन करके दिया गया है तो। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन हमें कुछ इसी तरीके से कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा यूनिवर्सल के मतलब, यूनिवर्सल अगर हम देखें तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल के अंदर तो सब कुछ आ जाता है ना, यूनिवर्स के अंदर तो सब कुछ आ गया। तो यूनिवर्सल रिलेशन मेरे पास बेसिकली होता क्या है कि अगर जितने भी मतलब कोई भी आपने एक सेट लिया ए, और आपने कुछ रिलेशन डिफाइन करके दिया, और आपने पाया कि आर पे जब आपने वो रिलेशन डिफाइन करके दिया तो आर के अंदर जितने भी एलिमेंट आए ना, वो सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप सेट की कर रहे थे उसमें जितने एलिमेंट आ रहे थे ना उसी के इक्वल आ रहे।
मतलब जैसे क्या कहना चाह रही हूँ वो समझिए, जो मैं क्या कहना चाह रही हूँ उसको समझते हैं। जैसे कि आपने जब ये लिया एग्जांपल लेते हैं ए, 2 3 एलिमेंट है इसके अंदर, 2,3 एलिमेंट है। अब जब मैंने इसके ऊपर है ना कोई एक रिलेशन डिफाइन करा, जब रिलेशन डिफाइन करा तो मैंने देखा कि आर, भाई एक बात बताओ, रिलेशन अगर एक ही सेट पे, तो इस पे रिलेशन कैसे डिफाइन होएगा, आर इज ए सबसेट ऑफ एक रो से, इसका सबसेट होगा। और अगर आप देख रहे हो कि आर में जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे एक रो से के, जितने भी एलिमेंट आ रहे थे ना एक रो से में, उसी के इक्वल आ गए बेसिकली। अगर आर एक रो ए के ही इक्वल आ जाए पूरा का पूरा, तो उसको कह देंगे यूनिवर्सल रिलेशन। सिंपल सी दो, मतलब सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, कोई भी रिलेशन मेरे पास यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा अगर आर पूरा का पूरा मेरा जिन दो सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है, अगर आर उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा तो। जैसे यहाँ पर आर किसके इक्वल हो गया, एक रोज ए के इक्वल हो गया, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, ये था हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट मेरे पास आता है वॉइड रिलेशन, या जिसको हम बोल देते हैं एम्प्टी रिलेशन। किसी भी रिलेशन को हम एम्प्टी, देखो वॉइड सेट भी पढ़ा था, एम्प्टी सेट भी पढ़ा था, क्या था उसका मतलब, वॉइड का मतलब था जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट ना हो, जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उसे बोलते हैं वॉइड, मतलब जो खाली पड़ा है उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो एक रिलेशन दे रखा है आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड अ वॉइड रिलेशन, उसे हम क्या कहेंगे कि वो वॉइड रिलेशन बनेगा अगर कोई भी एलिमेंट ए का इज रिलेटेड टू, इज इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कोई भी एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट ही ना हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर, उसकी सहायता समझते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 दे दिया, ठीक है, ये ए से ए पे डिफाइन है, तो हमने ये दे दिया, हमने देखा अगर, और मैंने रिलेशन डिफाइन करके दिया ये कि इसमें वो पेयर आएंगे, मतलब आर मैंने इस सेट के ऊपर डिफाइन करके दिया, आर के अंदर वो पेयर आएंगे जो पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो कि जब भी आप कोई दो एलिमेंट उठाओ सेट से ए से, और जब आप उनके दोनों के बीच में डिफरेंस लो, तो उनका जो डिफरेंस है वो मेरे पास कितना आना चाहिए, वो डिफरेंस मेरे पास बेसिकली 8 आना चाहिए। तो आप कोई भी एलिमेंट जब आप उठाओगे यहाँ से और उन दोनों का जब आप माइनस करने की कोशिश करोगे, माइनस करके आप पाओगे कभी भी 8 आएगा ही नहीं, कभी भी 8 आएगा ही नहीं, तो इसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो वो रिलेशन मेरे पास कैसा बन जाएगा, वॉइड रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन के बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर ये मेन 3 रिलेशन आते हैं, इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर में इधर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, इसमें सब्जेक्टिव जो हमारे पास इस बार तो सब्जेक्टिव भी आने वाला है ना, सब्जेक्टिव में भी यहाँ से इस बार क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मेन जो आता है, फर्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अभी देखो हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा, आइडेंटिटी रिलेशन में वो कह रहा था कि अगर आप किसी मतलब कोई सेट दे रखा है और उसके ऊपर आपने कोई रिलेशन डिफाइन किया है, तो आप उसे आइडेंटिटी रिलेशन कहोगे। कंडीशन क्या थी कि अगर सेट का हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ रिलेट करे, बाकी किसी एलिमेंट के साथ रिलेट ना करे, जो सेट में एलिमेंट दे रखे उनके साथ रिलेट ना करे, तो उसे मैं आइडेंटिटी रिलेशन बोल रही थी। जैसे कैसे कि एक मैंने ये दे दिया 1 1 दे दिया, और ये 2 2 दे दिया, और ये 3 3 दे दिया, ये दे दिया, ठीक है, और ये किस सेट पे डिफाइन है, 1 2 और ये 3 पे डिफाइन है। ठीक है, अब ये है ए, इसके ऊपर ये आर डिफाइन करके दे रखा है। अब आर में क्या देखने को मिल रहा है, 1 1 के साथ ही रिलेट कर रहा है, 2 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 3 3 के साथ रिलेट कर रहा है। अगर सेट का हर एलिमेंट सिर्फ खुद के साथ रिलेट करता है, तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, तो वो मेरे पास आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। लेकिन सपोज करो अगर ये रिलेशन मेरा इस तरीके से ना होके, इस तरीके से ना होके, इसमें चलो ये तो एलिमेंट प्रेजेंट है ही, लेकिन इसमें कुछ और एलिमेंट भी मैं डाल दूं कि 1 2 के साथ रिलेट कर गया, 2 3 के साथ रिलेट कर गया, 3 2 के साथ रिलेट कर गया, आप कुछ भी और डाल सकते हो। बेसिकली वो एक रो से का सबसेट होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर मुझे ये देखने को मिल रहा है कि 1 1 के साथ भी रिलेट कर रहा है, 2 2 के साथ भी रिलेट कर रहा है, 3 3 के साथ भी रिलेट कर रहा है। ठीक है, हर एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेट कर ही रहा है, 1 1 के साथ कर रहा है मतलब खुद के साथ, 2 2 के साथ कर रहा है मतलब खुद के साथ, 3 3 के साथ कर रहा है मतलब खुद के साथ। लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी देखने को मिल रहा है सबसे बड़ी चीज कि 1 3 2 के साथ भी रिलेट कर रहा है, 2 है जो 2 तो के साथ तो कर ही रहा है, और 2 3 के साथ भी रिलेट कर रहा है। इन द सेम मैनर 3 3 के साथ और 3 2 के साथ भी रिलेट कर रहा है।
तो इस तरीके के रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, इस तरीके के रिलेशन को हम बोलते हैं बेसिकली रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि अब देखिए इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि अगर कोई भी एक रिलेशन हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर डिफाइन करके दे रखा है, नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर डिफाइन करके दे रखा है, उसे मैं कहूंगी कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा अगर हर एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट है जो हमारे पास कौन से सेट का, ए का, वो हमारे पास रिलेट करेगा किसके साथ, वो रिलेट करेगा टू इटसेल्फ। हर इटसेल्फ का मतलब क्या है, ए कोमा ए टाइप का, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। इसने सिर्फ ये कहा कि देखो यहाँ पर और आइडेंटिटी की डेफिनेशन में एक डिफरेंस है। यहाँ पर उसने लिखा था इफ ए इज रिलेटेड, ये देखो ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली वर्ड लिखा हुआ था कि मतलब वो सिर्फ खुद के साथ ही रिलेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसने क्या मेंशन किया है, यहाँ पर उसने ये मेंशन किया है क्लियरली कि ए रिलेट करना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए। मतलब बाकी और किसी के साथ करे तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सिर्फ बेसिक कंडीशन ये है कि हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करे, बाकी और किसी के साथ करेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हमारे पास जो ऊपर एक रिजल्ट आया था, हमारे पास देखिए ऊपर एक रिजल्ट आया था, इसको हटाती हुई गंदा सा लग रहा है। हमारे पास देखो एक रिजल्ट आया था यहाँ पे जो अभी हम पढ़ रहे थे, यहाँ पर मैंने अभी स्किप किया था, अभी देखते हैं, अभी पढ़ते हैं। उसने कहा था कि आइडेंटिटी रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव बनता है। आइडेंटिटी रिलेशन को उसने क्या कहा था, आइडेंटिटी रिलेशन मेरे पास कैसा बनेगा, आइडेंटिटी रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव बनेगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव मेरे पास जरूरी नहीं है। हाँ, उस हमने क्या पढ़ा था कि आइडेंटिटी रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव बनेगा। ठीक है, रीजन समझ में आया, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्यों बनेगा, क्योंकि अगर आइडेंटिटी होगा, यही वाला एग्जांपल ले रहे हैं, 1 1 और ये 2 2 है और ये 3 3 है। ठीक है, ये सपोज मैं R1 है और इसको मैं ले लेती हूँ R2 का रेफरेंस ले लेती हूँ ऑन द सेट A पर ही, 1 2 3 पर ही। ठीक है, ये रिलेशन मेरे पास आइडेंटिटी बनेगा, ये रिलेशन मेरे पास आइडेंटिटी है और ये रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव भी बन जाएगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव बनने के लिए मेरे पास कंडीशन ये है कि हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट हो। यहाँ पर जो 1 2 3 एलिमेंट, सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। और जो रिफ्लेक्सिव बनने के लिए मिनिमम कंडीशन है, वो कंडीशन मेरे पास क्या है। लेकिन अब हम यहाँ पर सपोज करिए R2 पे बात करते हैं। R2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, हमें अगर आइडेंटिटी रिलेशन बोलना है किसी भी सेट के ऊपर, अगर R डिफाइन करके दे रखा है तो मुझे ये कंडीशन देखनी होती है कि हर एलिमेंट सिर्फ खुद के साथ ही रिलेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी और इसलिए आइडेंटिटी था। लेकिन रिफ्लेक्सिव में ना उसने हमें थोड़ी सी बंदिश कम कर रखी है। उसने ये कहा है कि भाई मेरे साथ तो रिलेट हो ही, बाकी किसी और के साथ होगा ना तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। दैट्स वाई आइडेंटिटी रिलेशन हमारे पास क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाता है। लेकिन जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात आती है ना, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखो, अभी ये मैं R2 का एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ 1 1 के साथ हो गया, 2 2 के साथ हो गया, 3 3 के साथ हो गया, लेकिन ये बाकी एलिमेंट के साथ भी रिलेट हो गया। इसीलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूरी नहीं मेरे पास आइडेंटिटी रिलेशन बने। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और भी रिजल्ट आते हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। वो ये बोलता है नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, हमारे पास वो ये कहता है कि यूनिवर्सल जो हमारे पास रिलेशन है ना, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा, अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा कि यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर, देखिए यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है कि एक सेट दूसरे सेट से रिलेट हो सकता है, बेसिकली वो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करता है। तो जो हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो पूरा का पूरा जिन दो सेट के बीच में आपके पास रिलेशन डिफाइन करके दे रखा होता है उसी के इक्वल आ जाता है। तो उसमें जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है, इसलिए हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन हमारे पास ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होता है। ये हमारे पास एक पॉइंट बन सकता है कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये बोल रखा है कि ए हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, पावर सेट हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है, देन द रिलेशन ओ और पावर सेट ए डिफाइन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है ना, इसका प्रूफ मैं आपको जो हमारी डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो आएगी ना वहां पर कर लेंगे, इसका प्रूफ मैंने वहां पे करवाया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ पर हमसे पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ ए रिलेशन, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई एक सेट ए पर डिफाइन करके दे रखा है और जिसके अंदर एन एलिमेंट है,
तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2n इंटू n माइनस 1। इतने नंबर ऑफ हमारे पास रिलेशन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? सिमेट्रिक रिलेशन बिल्कुल सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है आपके पास नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर, तो आप बोलोगे कि वो हमारे पास सिमेट्रिक बनेगा कब? अगर ए बी के साथ रिलेट कर रहा है तो बी को भी ए के साथ रिलेट करना पड़ेगा। यही चीज यहाँ पर लिख रखी है। देखो एक एग्जांपल क्या समझते हैं, 2 3 4 एक रिलेशन डिफाइन करके दे दिया, तो मुझे ये देखना है 2 3 के साथ रिलेट कर रहा है ना, तो जो इसका इनवर्स पेयर है वो क्या बनेगा, 3 2, वो भी आर के अंदर होना चाहिए। देखो 3 2 है तो यस हो जाएगा, 2 4 बिलोंग कर रहा है तो 4 2 भी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। 2 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 2, तो यस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब एस में देखना 2 2 है तो इसका उल्टा यही होगा, 2 3, 2 3 का जब हम उल्टा करेंगे तो 3 2 आएगा, वो इसके अंदर आना चाहिए, वो है ही नहीं, 3 2 इसके अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो नहीं होगा। लेकिन बाकी पेयर्स के लिए तो कर रहा है, 2 4 के लिए तो 4 2 हो जाएगा ये। लेकिन अगर एक भी इस चीज को डिनाई कर देगा ना कंडीशन को, तो फिर वो नहीं बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास एस है वो सिमेट्रिक नहीं बनेगा, बिकॉज 2 3 तो बिलोंग कर रहा है, 3 2 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। अब यहाँ पर जो हमें देखना चाहिए वो क्या रिलेशन, यूनिवर्सल ऑलवेज सिमेट्रिक हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आइडेंटिटी भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज सिमेट्रिक बनेगा। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि आइडेंटिटी में पेयर कैसे आएंगे, वो सेम वाले आएंगे, 1 1 2 2 3 3। जब आप उनका उल्टा करोगे तो वो ऑलरेडी उसके अंदर बिलोंग करे, दैट्स व्हाई आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन अगर मुझे निकालने हो किसी सेट के ऊपर जिसकी कार्डिनैलिटी n दे रखी है, तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन मेरे पास बनेंगे 2 रेज टू पावर n इंटू n प्लस 1/2। मुझे याद रख, ये देखो ये दोनों चीजें हमें याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे। तो अगर किसी सेट की कार्डिनैलिटी n है तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनते हैं 2 रेज टू पावर n इंटू n माइनस 1। और लेकिन अगर हमारे पास किसी सेट की कार्डिनैलिटी n है तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन मेरे पास बनेंगे 2 रेज टू पावर n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। एक रिलेशन को मैं ट्रांजिटिव रिलेशन कब कहूंगी, किसी नॉन एम्प्टी सेट ए के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, अगर ए बी के साथ रिलेट कर रहा है, बी सी के साथ रिलेट कर रहा है, तो मुझे दिखाना होगा कि ए और सी का भी आपस में कुछ ना कुछ संबंध है। ठीक है, तो उस रिलेशन को मैं बोल दूंगी, जैसे ऐसा समझिए, 3 लोगों का ग्रुप है, एक एक है ए, एक है बी और एक है सी। अगर ए बी का फ्रेंड है और बी सी का फ्रेंड है, तो ए को भी सी का फ्रेंड दिखाओ, ऐसा दिखाना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, इस तरीके से हम सोच सकते हैं। अब ये हमें दिखाना है इसमें कि अगर ए बी के साथ बिलोंग कर रहा है, मतलब ए बी के साथ ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी आर में बिलोंग कर रहा है, देन ए सी को भी आर में बिलोंग करना पड़ेगा। तो इसको देखो हम कैसे देख सकते हैं, 1 2 3 4 मैंने एक ले लिया, तो अब ये मैंने एक सेट ले लिया, इसके ऊपर रिलेशन डिफाइन कर दिया, 1 1 के साथ कर रहा है। अब यहाँ देखो हमें पहले वो पेयर ढूंढने पड़ेंगे। पहली बात तो अगर ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही ना, तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजिटिव हो जाता है। अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन ही आप सेटिस्फाई नहीं करा रहे, मतलब अगर देखो, अगर आप कहोगे कि ए रिलेट कर रहा है बी के पास और बी रिलेट कर रहा है सी से, तो अगर ए रिलेट कर रहा है सी से, अगर ये चीज मिल रही है, दिस इंप्लाई ए रिलेट कर रहा है सी से, तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर ये इंप्लाई नहीं कर रहा तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज करो आपको पहले ये दो चीजें तो चाहिए ही ना, कि आपको ऐसे दो पेयर तो चाहिए कि ए बी टाइप का मिले, बी सी टाइप का मिले, देन ए सी की बात करोगे ना आप। लेकिन अगर आपको ये पेयर ही नहीं मिले ना, तो आप कैसे डिस्क्वालीफाई तो नहीं करा पा रहे ना, वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो उस केस में वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 3 4, देखो 2 3 के साथ रिलेट कर रहा है, 3 4 के साथ रिलेट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मुझे देखना है 2 4 के साथ कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ कर रहा है, तो ये हो जाएगा। अब कहो मैम इसके लिए सॉरी, अब आप ऐसे कहो कि 1 1 तो इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा, 1 1 की वजह से क्या प्रॉब्लम, लेकिन 1 1 को डिस्कार्ड करने के लिए कोई एलिमेंट है तो नहीं ना कि जो ऐसा दिखा दे। मतलब अगर मान लो ऐसा कोई पेयर इसके अंदर बिलोंग करता, 1 1 बिलोंग कर गया, 1 2 बिलोंग कर गया, तो मैं कह देती कि 1 1 के साथ कर रहा है या 1 2 के साथ कर रहा है, तो 1 2, हाँ तो ये तो हो गया। लेकिन कुछ ऐसा है जाता जो इस कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, तो
हम ये कह देते बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा ये समझ लीजिए कि अगर ए बी के साथ रिलेट कर रहा हो, बी सी के साथ रिलेट कर रहा हो, पर ए सी के साथ अगर रिलेट नहीं कर रहा है तो वी कैन डायरेक्टली से दैट द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास है यहाँ पर। यूनिवर्सल रिलेशन हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हम अभी हमने यूनिवर्सल रिलेशन पढ़कर आए हैं, उसको आप लिखना, लिख कर देखना, आपको तीनों तरीके के रिलेशन उसमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है दो सेट के बीच में, और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें ये बता देता है कि दो जो सेट के एलिमेंट है वो आपस में किस किस तरीके से रिलेट करेंगे, तो उसकी वजह से वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। देखो जो मैं आपसे बात कर रही थी, यहाँ पर क्या है, 1 1 है, 2 2 है, हम उसी सेट के रेफरेंस में लेके चल रहे हैं ये 1 2 3 के। मैं आपसे यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि देखो अब आप कहो कि इसमें तो वो मिल ही नहीं रहा, मुझे तो ट्रांजिटिव देखने के लिए क्या कंडीशन देखनी थी, ए बी बिलोंग करना चाहिए और बी सी बिलोंग कर रहा है, तो क्या इंप्लाई करे ए सी बिलोंग करना चाहिए। लेकिन ये दो पेयर तो पहले बिलोंग करे तभी तो मैं इसकी बात करूंगी, और ट्रांजिटिव में ऐसी तो कोई चीजें होती ही नहीं। पहले तो ये अगर आप कहो कि मैम यहाँ तो ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा, तो उसके लिए पहले मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि ए बी और बी सी देखने को मिले। लेकिन ये इस कंडीशन को अगर ट्रांजिटिव ना होता तो इस कंडीशन को वो होल्ड ना करते हुए दिखाई देते। लेकिन उस अगर ये कंडीशन को मुझे दिखाना है कि होल्ड नहीं करे तो पहले ऐसे एलिमेंट देखने को तो मिले, इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है जैसे सिमेट्रिक में क्या था, ए रिलेट कर रहा है बी के साथ, तो बी को किसके साथ रिलेट करना चाहिए, ए के साथ। ये था मेरे पास सिमेट्रिक। अब एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी के साथ रिलेट कर रहा है, बी ए के साथ रिलेट कर रहा है, तो भाई ए बी के इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसे मैं क्या बोल देती हूँ, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए के ऊपर कोई रिलेशन आपने डिफाइन करके दिया, और वो रिलेशन मेरे पास सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों तरीके का बन गया, तो जो मेरे पास बनेगा उसको मुझे बोलोगे कि वो मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन बना है। उस रिलेशन को मैं क्या नाम दे दूंगी कि वो मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन जब बन जाता है ना, तो वो सेट की पार्टीशन कर देता है। फिर हम उस जब पार्टीशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास है ना इक्विवेलेंस क्लास की बात आती है। ठीक है, पहले मेरे पास सेट जो पे जो रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाना चाहिए। और अगर हमने एक बार दिखा दिया कि जो रिलेशन मेरे पास डिफाइन करके दिया हुआ है वो मेरे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो वो जिस सेट के ऊपर डिफाइन करके दे रखा है उसकी पार्टीशनिंग कर देगा, और जो पार्टीशनिंग करके आते हैं तो हम वहां से इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो यही मैंने डिफाइन करके दे रखा है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास के बारे में हमने क्या लिख रखा है, ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और आर मेरे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ए हमारे पास कोई भी अगर ए के अंदर बिलोंग करते हैं, कैपिटल ए के अंदर बिलोंग करता है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर वो हो जाएगी, मतलब मान लीजिए हम किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहते हैं ए की, और जो ये ए है ना मेरे पास जिस सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन किया गया है उस सेट का एलिमेंट है, तो ए के अंदर जिस भी एलिमेंट की आप इक्विवेलेंस क्लास निकालने वाले हो उस इक्विवेलेंस क्लास, उस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर वो एलिमेंट आएंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू a, जो एलिमेंट इस a के साथ रिलेट कर रहे होंगे, जो कंडीशन आपने दे रखी होगी ना उस कंडीशन को होल्ड कर रहे होंगे, तो वो एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी। ठीक है, पार्शियल ऑर्डर सेट, देखो ये पार्टीशन की बात आ रही है, वो जब हमारे पास सेट वो बनता है ना तब हम पार्टीशन की बात करते हैं। पार्शियल ऑर्डर सेट क्या कहलाता है कि अगर कोई भी रिलेशन, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा, जब हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है और वो रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनता है, तो उसे मैं इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देती हूँ। लेकिन अगर कोई रिलेशन किसी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर डिफाइन करके दे रखा है और वो मेरे पास रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनता है, तो उस रिलेशन को नाम दिया जाता है कि वो मेरे पास पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन बनेगा। उस रिलेशन को मैं पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन बोलती हूँ।
पार्टीशन क्या होती है? मान लीजिए हमने एक सेट की पार्टीशन कर दी। पार्टीशन करने का मतलब होता है उसको छोटे छोटे भाग में ब्रेक कर दिया, A1 A2 A3। अब ये पार्टीशन कब बनेगा? जब जब मैं A1 जितने भी AN है इनकी यूनियन करूंगी तो पूरा का पूरा सेट बन जाएगा। लेकिन जब मैं इनमें से कोई भी दो उठाऊंगी और उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, वो बेसिकली म्यूचुअली डिसजॉइंट रहेंगे, तो वो दो कंडीशन को अगर ये होल्ड करेंगे तो वो मेरे पास बेसिकली कहलाएगा कि वो मेरे पास एक पार्टीशन बनेगी एक सेट की। ठीक है। अब यहाँ पर ये दो चीजें और समझ लेते हैं कि अगर सपोज कर लीजिए कि R1 और R2 मेरे पास दो इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखे हैं, तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी मेरे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। बेसिकली हम क्या समझना चाह रहे हैं यहाँ से कि अगर दो मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उन दोनों के इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है, लेकिन यूनियन जरूरी नहीं है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन बने। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी कुछ समझना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट हमारे पास है इस वीडियो में कि कॉन्ग्रुएंस ही क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंस हमारे पास क्या होता है? देखिए, अगर हम लिखते हैं ना कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड n, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि n इज डिविजिबल या फिर n डिवाइड करेगा A माइनस B को। जो A माइनस बी है वो किससे डिविजिबल होगा? n से। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि जैसे 431 ये लिख रखा है 4/31 - 7। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? 31 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोड 4। इसका मतलब ये है, ये एक ऑपरेशन होता है, इससे ऑपरेशन के ऊपर हमारे पास कुछ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।